माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। माना कि थक कर सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और यदि कर्म में अगर है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हमें दोस्तों एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आज हमें जो देखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो मिट्टियों की बात करेंगे, मिट्टी के साथ साथ जो जलवायु है उसकी भी बात करेंगे। और इन दोनों से संबंधित दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है जिनको हम दोस्तों हल करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से कब वर्षा होती है? शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अगर हम बात करें शीतकाल में, यानी पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ जो ये इससे जो वर्षा होती है वो दोस्तों कौन से समय होती है? शीतकाल में होती है। कौन से समय होती है दोस्तों? तो आंसर क्या देना है? शीतकाल में होती है। अब देखिए, शीतकाल में जो वर्षा होती है और इसी पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है, इसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मावट कहते हैं। और ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, रबी की फसल। और विशेष रूप से बात करें तो गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक दोस्तों उपयोगी होती है। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। देखो दोस्तों, गंगा यमुना के मैदानी भाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्राचीन कांप निक्षेप की बात कर रहा है, प्राचीन कांप निक्षेप। अब देखिए, आपने एक मिट्टी पढ़ी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो नवीन और दूसरी होती है प्राचीन। और यहाँ पे प्राचीन की बात कर रहा है। जो जलोढ़ मृदा है, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है, इसे दोस्तों बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो पुरानी या प्राचीन कांप मृदा की बात कर रहा है जो निक्षेपों से बनी है गंगा यमुना के मैदान में। क्या कहा जाएगा दोस्तों? बांगर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपको हल करने हैं ये। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पर आप डिसीजन लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, आगरा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। आगरा हुआ, मथुरा हुआ, इस साइड में गर्मी दोस्तों अधिक पड़ती है। और वर्षा की अगर बात करें तो मथुरा में सबसे कम दोस्तों वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये गोरखपुर है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है, तो आंसर क्या होगा? गोरखपुर। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? आगरा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होती है, अगर ठंड की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? बरेली में। सबसे अधिक ठंड, सबसे अधिक अगर ठंड की बात पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा कम रहता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, बागपत, हाथरस, नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर दीजिए। अगर भाइयों मैं यहाँ पे बात करूं सर्वाधिक आर्द्र भूमि, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? एक तो पूछा जाता है आर्द्र भूमि दिवस, बहुत पूछा गया है आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होता है 2 फरवरी। क्या होता है? 2 फरवरी। एक तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 2 फरवरी।
दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आर्द्र भूमि यानी कि वो नम क्षेत्र होते हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस जिले में है उत्तर प्रदेश में, तो आंसर क्या होता है सोनभद्र। और सबसे कम आर्द्र भूमि अगर उत्तर प्रदेश में पूछी जाए तो हाथरस होगा, जहां सबसे कम आर्द्र भूमि वाला जिला है तो हाथरस, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला जिला है सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनभद्र से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, उन्हें भी ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन, आंसर सोनभद्र। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, आंसर सोनभद्र। सबसे कम वन पूछे जाएं तो आंसर क्या होता है हापुड़। क्लियर हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर या प्रतिशत के आधार पर, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो उष्ण कटिबंधीय का में दे रखा है, मानसूनी खा में दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों हैं और दोनों किस में दे रखे हैं, गा में दे रखे हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है। तराई क्षेत्र जो गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, जो गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, उसमें खेती किसकी होती है, तो दोस्तों जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां एक तो धान होगा, और दूसरी बात गन्ना ऐसी फसल है जिसको पानी अगर ज्यादा भी लगे तो उससे नुकसान नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जो खेती होती है दोस्तों वो गन्ना और धान की होती है तराई क्षेत्र में। किसकी दोस्तों, गन्ना और धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है जलोढ़ मृदा दो टाइप की, पुरानी और नवीन। पुरानी को दोस्तों क्या बताया था वांगर, और नवीन को क्या बताया था खादर। यहाँ पे पूछा है पुरानी तो वही है, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, क्या हो जाएगी बांगर। नवीन क्या हो जाएगी, नवीन होती है खादर। ये कौन सी है, नवीन जलोढ़ मृदा। क्या दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो ये लगभग 45-50 क्वेश्चन है, आपको फटाफट करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है, तो तराई क्षेत्र में देखो एक तो समतल है, कैसी ध्यान रखनी है, समतल है। दूसरी बात तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है, नमी ज्यादा होगी। नमी ज्यादा होगी तो ये जो पानी में जो जीव जंतु हैं वो भी ज्यादा होते हैं जहाँ पानी होता है वहाँ। तो यहाँ पे एक तो समतल, नम और दलदली तीनों ही ध्यान रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चौथा। भूमि कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी, नम हो जाएगी और दलदली, क्योंकि तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। डी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। अब तराई क्षेत्र की बात कर रहा है, फटाफट देखो दोस्तों आंसर आपको अभी आ जाएगा सामने। एक तो गन्ना मैंने बताया था, क्या बताया था, गन्ना, और दूसरा क्या बताया था दोस्तों, धान। अब पहला और चौथा देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो पहला और चौथा आपको थर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, उसे देखिए फटाफट। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, भावर, तराई, वांगर, खादर। फटाफट आंसर दीजिए। सर्वाधिक उपजाऊ, क्लियर हुआ नहीं। देखो ये जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर पांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नवीन जलोढ़। तो जलोढ़ मृदा वैसे सर्वाधिक उपजाऊ हुआ। अब इसमें भी जलोढ़ मृदा में आपको खादर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, खादर। बांगर की बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ है, उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ की दोस्तों बात कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। फटाफट आंसर, चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानी रानीपुर। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये रानीपुर नहीं है, रानीपुर होगा। यहाँ पे जो अपना सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा आप टिक करेंगे, हस्तिनापुर। कौन सा है दोस्तों, हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, हस्तिनापुर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस ने भी कई बार पूछा है और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी पुलिस में भी पिछली बार देखने को मिला था।
इसका जो सही आंसर है दोस्तों इटावा। कहाँ है दोस्तों? लाइन सफारी की बात करें, बब्बर शेर सफारी की बात करें तो कहाँ स्थापित है दोस्तों? इटावा। आंसर सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, फटाफट आंसर। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, आगे देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, और ये क्या है? कतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा जाए, एक तो आंसर पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला कहाँ होगा? ललितपुर। कहाँ होगा दोस्तों? ललितपुर। अब ललितपुर तो इनमें ऑप्शन में एक में ही आ रहा है, इसका मतलब महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? अपना राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट केवल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार किस जिले में है, तो आंसर क्या होता है? ललितपुर। कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए फटाफट, यानी कौन सा सही सुमेलित है, सॉरी यहाँ पे सही सुमेलित है ये पूछा है। सुनहरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दे रखे हैं ना वो कुछ गड़बड़ दे रखे हैं, आपको यहाँ पे सही कौन सा है ये बताना है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों हरित क्रांति, हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन से आपको बताना है, उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश से संबंधित है, मछली उत्पादन से। किससे दोस्तों? मछली उत्पादन। मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। अब दोस्तों सुनहरी क्रांति की अगर हम बात करें तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? और हरित क्रांति का संबंध आपको मैंने बता दिया। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है। कौन सा सही है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ये वाली बात सही है। सुनहरी क्रांति का संबंध फटाफट दोस्तों बताइए किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में किससे है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। बता रहे हैं दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है फल उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? फल उत्पादन। किससे है? फल उत्पादन। और आपको श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। एक बार फिर सुनिए, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, क्योंकि एक क्रांति आपको मोस्टली आएगी दोस्तों, ध्यान रखना। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन किस जिले में होता है? नोएडा, वाराणसी, सहारनपुर, अलीगढ़। केसर पूछा है तो केसर का उत्पादन जो होता है दोस्तों वो कहाँ होता है? अलीगढ़ में। और भारत में केसर का उत्पादन जो होता है, अच्छे किस्म का केसर, उसका उत्पादन दोस्तों कश्मीर घाटी में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, और जाफरान केसर का उत्पादन होता है। जाफरान एक प्रकार का केसर है जो अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसका उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति निम्न में किससे संबंधित है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी है दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताई थी खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति थी, फटाफट आंसर दीजिए, बताएं दोस्तों। हरित क्रांति बताई थी। हरित क्रांति के जनक बहुत पूछे जाते हैं। दुग्ध क्रांति बताई थी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। ये जो क्रांतियां हैं वो आपको आएंगी, इनको मैं अभी करवाऊंगा सबको। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? बुंदेलखंड, प्रायद्वीप भारत, गोंडवाना लैंड, या उपयुक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा? बता चुका दोस्तों, कहाँ? गोरखपुर। कहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा? योगी आदित्यनाथ का मठ जिसके महंत हैं
मंदिर गोरख मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखपुर में है दोस्तों। और जिसके महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। यहाँ पे मथुरा आ गया, आगरा आ गया, मेरठ। देखो आगरा और मथुरा में आंसर सही आपको सेलेक्ट करना है, बाकी तो आपको पता ही है। तो आंसर क्या देंगे? मथुरा। क्या देंगे दोस्तों? मथुरा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। तराई क्षेत्र की भूमि किस प्रकार की होती है? फटाफट आंसर दो। समतल, नम, दलदली, तभी वाला हो चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिम की ओर से जो हवाएं चलती हैं, तीव्र से क्या कहते हैं? चक्रवात, व्यापारिक पवनें, लू या तूफान? फटाफट दोस्तों, क्या चलती हैं? लू, गरम गरम लू। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी मानसून, पछुआ मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आपने देखा होगा कि गांव में जब वर्षा पूर्व से हवाएं चलती हैं तो पूर्वैया कहा जाता है, पूर्वा पवने कहा जाता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? पूर्वी मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है दोस्तों? पूरब में है। तो बंगाल की खाड़ी से देखो पछुआ जब चलता है तो हमारे जो छोटे मोटे रोग है ना, वो रोग, खाज, खुजली वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही अगर पूर्वाई चलना शुरू हो, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं वो अगर चलना शुरू होती हैं, तो दोस्तों अगर किसी को पहले कभी चोट लगी है तो पुराने जख्म भी उभर आते हैं, शरीर टूटने लगता है और जो हल्का हल्का बदन में दर्द भी रहने लगता है, कब? पूर्वाई जब चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा अपर्दन, क्या होगा यहाँ पे? किस मृदा अपर्दन के द्वारा प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण होता है? बीहड़ मानी यानी कि जो नदी बहुत सारे स्थलखंड को काट के अपने साथ ले जाए, उसे हम बीहड़ कहते हैं। यानी कि नदी के द्वारा मिट्टी का बहा के ले जाना और वहां एक गहरे खड्ड का निर्माण कर देना, क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। अब बीहड़ आपसे पूछा जाए कि बीहड़ का निर्माण करने वाली सर्वाधिक भयंकर अपर्दन करने वाली, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली या सर्वाधिक भयंकर अपर्दन करने वाली नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। सबसे ज्यादा जो अपर्दन करती है, सबसे ज्यादा मिट्टी को काटती है, वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी चंबल नदी है। दूसरी बात, बीहड़ों का निर्माण हुआ है किस मृदा अपर्दन के द्वारा? तो मृदा अपर्दन, इनमें देखिए, इनमें जो आंसर सही होगा वो अवनलिका अपर्दन होगा। क्या होगा दोस्तों? अवनलिका अपर्दन, यानी बहुत चौड़े चौड़े नाली से, गड्ढे से बना देना ही क्या कहलाता है? अवनलिका कहलाता है। अगला देखिए 24 नंबर, खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी? अभी मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी के ये भाग हैं, खादर और बांगर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमिगत इकाई है, यानी भूमि मापन की परंपरागत इकाई पूछी है जिसके द्वारा भूमि का मापन होता है। भूमि मापन होगा, भूमि मापन की इकाई। तो आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बीघा देखा जाता है। क्या दोस्तों? बीघा। 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा। तो परंपरागत इकाई क्या है दोस्तों? बीघा है, ध्यान रखना। गा ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? बताइए। मैदानों में, गिरिपद, गिरिद्वीप, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड। लाल मृदा पूछिए, फटाफट दोस्तों आंसर दें लाल मृदा का। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मैदान, गिरी द्वीप लिखा है, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड। तो लाल मृदा जो मिलती है वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन से दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र के अगर जिले दोस्तों पूछे जाएं तो आगरा और मथुरा। कौन से जिले? आगरा और मथुरा। जिले पूछे जाएं तो, क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित
जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, कौन कौन से बताए थे यहाँ पे, मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फर्रुखाबाद। इनमें अगर हम बात करें तो ये नहीं है दोस्तों, बात समझ में, हाँ सॉरी, क्या कह रखा है यहाँ पे, अवनलिका अपर्दन। हाँ, पीछे वाला क्या था, वायु अपर्दन था। क्या था, वायु अपर्दन। अगर वायु अपर्दन पूछा जाए तो वायु अपर्दन में क्या ध्यान रखना है, कौन से जिले, अपर्दन। तो वायु अपर्दन में दो पश्चिमी जिले ध्यान रखने हैं, एक तो दोस्तों आगरा ध्यान रखना है और दूसरा दोस्तों मथुरा ध्यान रखना है। क्या, मथुरा। यहाँ पे शब्द अवनलिका अपर्दन है। अवनलिका अपर्दन जो बीहर का निर्माण होता है नदियों द्वारा, और किस नदी द्वारा विशेष रूप से, तो चंबल नदी द्वारा। और ये चंबल नदी जो बीहर का निर्माण करती है वो कहाँ करती है दोस्तों, इटावा में करती है। और इटावा में चंबल नदी किसमें आके मिलती है दोस्तों, यमुना की सहायक है, यमुना में आके मिल जाती है। और यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र वो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, भावर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से जो गंगा नदी है या उत्तराखंड में जहां से ये निकलती है, मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो हरिद्वार से करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश जो करती है वो बिजनौर से करती है। तो मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले जिन पत्थरों में, पथरीली जगह में, कंक्रीट में पानी जब पत्थरों के नीचे बहता है उसे क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ककरीली और पथरीली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ककरीली। और अगर पथरीली हो तो पथरीली भी सही है, पथरीली और कंकरीली मृदा पाई जाती है। भावर का मतलब है जहां पानी दिखाई ना देता हो, पत्थरों के बीच या नीचे बहता रहता हो, पत्थरों के नीचे जहां बहता है वहां मृदा कौन सी होगी, ककरीली, पथरीली मृदा होगी। और ये खेती के लिए उपयुक्त दोस्तों नहीं होती है। भावर क्षेत्र में अगर कृषि की बात करें तो कृषि दोस्तों यहाँ पर नहीं होती है। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि पीएच का मान, पीएच पूछा है दोस्तों, पीएच का मान कितना होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सामान्यता तो आपको बताना है 6 से 7, पीएच कितना होता है, 6 से 7। अगर जो पीएच स्केल की हम बात करें तो अगर 0 से बात करें हम, एक 6 से अगर ऊपर के लिए जाएं तो मृदा क्षारीय होगी। और अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 6 से कम है तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। पीएच मान अगर यहाँ पे 6-7 की बात करें तो पीएच मान यहाँ पे कितना है, 6 से 7। अब देखो पीएच मान अगर 7 से ऊपर जाता है तो 7 से अगर ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय। और पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा दोस्तों, अम्लीय होगा। चाहे वो मृदा है चाहे वो कोई पदार्थ है वो क्या होगा। और पीएच मान अगर 7 है तो 7 पर क्या होगा दोस्तों, पीएच अगर 7 है तो यहाँ पे वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी, पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। बात क्लियर हो गई। पीएच मान 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय और नीचे आए तो दोस्तों अम्लीय। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 31 नंबर क्वेश्चन है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दोमट मिट्टी। फटाफट आंसर दीजिए। बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो खादर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, खादर। अगर मिट्टी का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे, खादर बताओगे। और खादर किसका भाग है, जलोढ़ीय मिट्टी का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। दूसरा, सेकंड वाला इसमें अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करें दोस्तों तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रेगुर के नाम से किस मिट्टी को, किस मृदा को जाना जाता है? देखो रेगुर कहें या फिर दोस्तों इसको काली मिट्टी कहें
या फिर दोस्तों इसको कपासी मिट्टी कहें। एक ही बात है, ये बात रट लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। कपासी मिट्टी क्योंकि कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, काली मिट्टी इसलिए क्योंकि इसका रंग काला होता है, और इसी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। तो अपना दोस्तों आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? तो मोटे अनाज जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इनकी खेती कौन से मृदा में होती है? भोंटा मृदा में। तो बोले तो ये क्या है? ज्वार बाजरा मोटे अनाज हैं। कैसे अनाज हैं दोस्तों? मोटे अनाज हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला, अभी मैंने बताया था आगरा और मथुरा, दोनों ही दे दिए दोस्तों, दोनों ही दे दिए। इसका मतलब घा ऑप्शन क्या होगा अपना? सही हो जाएगा। जो लास्ट वाला घा है दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। आगरा और मथुरा दोनों ही हैं जिनमें वायु अपरदन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चौपाई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो देखो दोस्तों, इसका वन रोपण आपको ध्यान रखना है। वनस्पति उन्मूलन का मतलब है वनस्पति को खत्म करके, बिल्कुल नहीं। अति चौपाई द्वारा, चौपाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे जो पशु वगैरह होते हैं, चारागाह होते हैं, वो बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, इसको हम रोक सकते हैं वनों को लगाकर, वृक्षों को लगाकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यानी कि अगर आपकी खेत की मिट्टी में दोस्तों फसल कम पैदा होती है, यानी कि मारी जाती है। मारी क्यों जाती है? क्योंकि उसमें खारापन है, कलर बन गया है, जिसे हम कलर कहते हैं। तो कलर यही बनते हैं कि अम्लीयता या क्षारीयता जो एक निर्धारित होनी चाहिए उससे कम या ज्यादा होने पर, और निर्धारित कितनी होनी चाहिए? 6 से 7 के बीच। अभी पीछे हमने दोस्तों क्वेश्चन किया है। अगर मान लो खारापन या क्षारीयता की समस्या है तो हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। ये खा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता, अगर हम जल धारण करने की क्षमता की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं, नवीन पुरानी। तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है दोस्तों, इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। कौन सी में दोस्तों? नवीन जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की जो क्षमता है दोस्तों, वो क्या होगी? अधिक होगी। ये ऑप्शन अपने क्या है दोस्तों? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? परत अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन या सभी? तो सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों वो जलीय अपरदन होता है, पानी के द्वारा होता है उत्तर प्रदेश में। परत अपरदन कम होता है, वायु अपरदन भी कम होता है। सबसे ज्यादा जो पूछा है यहाँ पे किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है, तो अधिक पूछा है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जलीय अपरदन। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो दोस्तों परत अपरदन को कहते हैं। किसको कहते हैं? परत अपरदन को। सर्वाधिक कौन सा होता है? जलीय अपरदन। सर्वाधिक दोस्तों पूछा जाए तो कौन सा होता है? जलीय अपरदन। वायु अपरदन सबसे कम होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप परत अपरदन होता है क्या है कि अगर ये हमारा खेत है और इस खेत के ऊपरी जो परत है ये उपजाऊ परत होती है, और अगर ये उपजाऊ परत है जिनमें खनिज लवण तत्वों की मात्रा भरपूर होती है, और ये जो परत है दोस्तों ये अगर खत्म हो जाए, ये परत क्या है? इसका अपरदन हो जाए। अपरदन का मतलब ऊपर से ये परत छूट जाए और यहाँ से चली जाए कहीं दूसरी जगह। तो ऐसी स्थिति में यहाँ फसल की पैदावार नहीं होगी। जब फसल पैदा नहीं होगी, इसी को किसान की मौत दोस्तों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। मरुस्थलीय मृदा, आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मृदा में पोटासियम चूना प्रचुर मात्रा में होता है? काली मृदा, लेटेराइट, जलोढ़ या लाल? क्या होगा दोस्तों? जलोढ़ मृदा में। कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकर मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? बताइए। राकर मृदा, राकर मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? तिल, मोटा अनाज, चावल, ये सभी? कौन सा आंसर देंगे? फटाफट दीजिए दोस्तों। ये राकर मृदा है, ये दोस्तों चना,
तिल, इनके लिए ज्यादा उपयोगी रहती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसके लिए उपयोगी है? तिल के लिए उपयुक्त रहती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो चुका है। पूर्वा मानसून, पूर्वाई, ये बातें हम कर चुके हैं दोस्तों। कौन सा होगा? 45 नंबर देखिए, कपासी मृदा। अभी मैं बता चुका हूं, कपासी मृदा या काली मृदा या रेगुर मृदा किसको कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को। किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को। दोस्तों कल हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन लेके, जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।